आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जी। हमने माधव का रिश्ता आपके दोस्त रमेश की बेटी से पक्का कर दिया और अगले हफ्ते दोनों की शादी भी कर देंगे। और फिर जब मीनाक्षी सयानी हो जाएगी तो उसे विदा कर अपने घर ले आएंगे। हाँ कमल, वैसे भी मीनाक्षी जैसी लड़की हमारे माधव के लिए मिलती नहीं, और मैंने अपने दोस्त रमेश से किया हुआ वादा भी पूरा किया। कमला और कृपाल बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने अपने बेटे माधव, जो कि अभी छोटा ही था, उसकी शादी बचपन में ही मीनाक्षी के साथ कर दी थी और मीनाक्षी शादी के बाद सयानी होने तक अपने मायके ही रहने वाली थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और अब माधव बड़ा हो जाता है। कुछ सालों बाद माधव शहर में नौकरी किया करता था। वो बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखता था। शहर के अंदर ही अब उसका पूरा परिवार भी सेटल हो गया था। एक दिन कमला के पास रमेश का कॉल आता है। कैसी हो कमला बहन जी, आप हमें भूल तो नहीं गई? भाई साहब, मेरे बाल सफेद हुए हैं, हड्डियां कमजोर हो गई है, लेकिन याददाश्त नहीं। अपने समधी को कोई भूल सकता है क्या? मैं भी वही कह रहा था बहन जी, अगर कोई ऐतराज ना हो तो मीनाक्षी भी बड़ी हो गई है, अब तो जमाना जानती है। मैं सोच रहा था मीनाक्षी भी विदा होकर अपने घर चली जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमने तो कई सालों पहले अपनी अमानत आपको रखने के लिए दी थी, वो तो वैसे भी हमारी है। गाने की तैयारी कर लीजिए। रमेश खुशी खुशी कॉल कट कर देता है। कमला भी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसके घर में नई बहू आने वाली है। पूरे घर को सजाने की कमला तैयारी कर रही होती है। कृपाल भी उसकी मदद कर रहा था। तभी माधव ऑफिस से आता है और कहता है, क्या बात है माँ पापा, कोई त्योहार है क्या? अभी ना तो होली है ना दिवाली, फिर घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है? सजाने की तो बात है ना बेटा, तेरी बहू का गौना होने का समय आ गया है, बस उसी की तैयारी है। देख अपनी पत्नी की तस्वीर कितनी सुंदर लग रही है। अब तो और भी सुंदर हो गई होगी। माधव तस्वीर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अब कैसी बातें कर रहे हैं? वो बचपन की मजाक को सच में शादी मानकर बैठ गए क्या? अरे मैं शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, इससे नहीं करूंगा। इसके तो नाक भी बह रही है। पागल हो गए क्या? बचपन में ही तुम दोनों की शादी कर दी गई थी। बस मेरी बहू की विदाई रहती है, इस घर में बहू बनकर आएगी तो बस वही आएगी। माधव बिना कुछ कहे गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी को जैसे ही रमेश माधव की तस्वीर दिखाता है तो मीनाक्षी ने कहा, पापा इतने स्मार्ट स्मार्ट लड़के हैं, आपको ये बुद्धू सा लड़का ही मिला क्या मेरे लिए? कितना गंदा दिख रहा है इस फोटो में। अब तो और भी गंदा दिखता होगा। नहीं नहीं, कुछ भी करिए, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। अरे कैसी बात करिए बेटा, कैसे शादी नहीं करेगी? शादी तो तूने बचपन में कर ली थी, और वो लहंगा चोली पहनकर तू खुद भी बहुत खुश थी। अभी तो बस विदाई रहती है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, ये अच्छी जबरदस्ती है। नहीं पापा, मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, बस बात खत्म। मीनाक्षी गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। दोनों ही परिवार वाले बहुत ज्यादा हैरान और परेशान थे कि करे तो क्या करे। अब मीनाक्षी और माधव दोनों ही खाना पीना छोड़कर बैठे हुए थे। वे भूख हड़ताल पर चले गए थे। कृपाल रसोई में आता है और कमला से कहता है, ये क्या कर रही हो? वहां पर तुम्हारा बेटा अजीब सी जिद करके बैठा हुआ है और तुम यहाँ पर पकवान बना रही हो। तुम्हारे गले से खाना भी कैसे उतरेगा? वो आपका बेटा है, मैं जानती हूँ उसे कैसे मनाना है। यह बढ़िया खाना उसके आगे रखकर अपनी बात रखूंगी तो मेरी बात जरूर सुनेगा। औरतों का इमोशनल ब्लैकमेल करना कितना तगड़ा होता है ये आप नहीं जानते। समझ गया, बहुत समझदार हो तुम, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। कमला खाना लेकर माधव के पास जाती है। माधव पहले तो खाना खाने से मना करता है, फिर कमला इमोशनल होकर कहती है, देख बेटा, हम तो तेरी भलाई चाहते हैं। आजकल के जमाने में कैसे कैसे सीन चल रही है तो तू सुन ही रहा है। इसीलिए हमने बचपन में ही कोई अच्छी लड़की देख कर तेरी शादी कर दी। अगर तुझे वो लड़की पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अपने माँ बाप की इज्जत और परवरिश की खातिर एक बार उससे मिलकर आ जा बेटा। अगर आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं एक बार उससे मिलकर आ जाऊंगा, लेकिन जीवन तो मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ ही बिताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ रमेश भी अपने कमरे में बैठकर रो रहा होता है और मीनाक्षी जब उसके कमरे से बाहर आती है तो उसे रोते हुए देखकर कहती है, क्या बात हो गई पापा, आप रो क्यों रहे हैं? माँ की याद आ रही है क्या? तेरी माँ की याद तो आएगी ना। तुझे जन्म देते हुए वो तो मर गई और उसके बाद तेरा भला सोचते हुए तेरे बाप ने तेरी शादी करवा दी, लेकिन अब तू उस लड़के से मिलना तक नहीं चाहती। अगर तू एक बार उस लड़के से मिलकर उसके साथ रहने के लिए मना कर देती तो क्या जाता? मीनाक्षी अपने पिता की बात सुनकर उदास हो गई और अपने मन में बोली, सही बात है, एक बार पापा की बात मानकर लड़के से मिलकर आने में क्या जाता है। ठीक है पापा,
मैं एक बार उस माधव से मिलकर आने को तैयार हूँ, पर बता देती हूँ, अगर मुझे वहां पर उसका चेहरा पसंद नहीं आया तो उसके मुंह पर गर्मा गर्म चाय पलट दूंगी। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है कर लेना, पर एक बार बस उससे मिलकर आ जा, मुझे भी तसल्ली मिलेगी कि मैंने कोशिश की थी। दोनों के ही माता पिता पहले ही एक दूसरे से फोन पर सब कुछ डिस्कस कर चुके थे कि उन्हें अपने बच्चों को मिलने के लिए कैसे मनाना है। दोनों ही बच्चे एक दूसरे से मिलने के लिए मान जाते हैं। जहां माधव लड़की से मिलने के लिए तैयार था, वहीं मीनाक्षी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो अपने कमरे में गई और हंसते हुए बोली, मानती हूँ वो लड़का बिलो एवरेज दिखता है, लेकिन है तो बहुत सुंदर। अगर मुझे देखते ही वो मुझ पर फ्लैट हो गया और शादी करने की जिद करने लगा तो मेरे पापा मुझे फिर से इमोशनल करके विदा करके भेज देंगे उस घर में। क्या करूं मैं? मीनाक्षी ये सोचती है और तुरंत ही अपनी सहेली काजल को कॉल करती है और उसके बाद अपनी सारी परेशानी बताती है। वो सब तो ठीक है मीनाक्षी, तूने अपना सारा दुखड़ा भी मुझे सुना दिया, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ये बता। भूल गई तू? हाँ, बचपन की सहेलियां। और जब बचपन में एक बार 12th के मैथ्स के पेपर में तू फेल होने वाली थी तो मैंने तुझे चीट्स देकर पास कराया था और तूने कहा था कि तू मेरा एहसान हमेशा याद रखेगी। हाँ हाँ, मेरी बहन याद है, और ये एहसान तो मुझे बार बार याद दिलाती भी रहती थी। चलिए बता, मुझे क्या करना है? तो कल सुबह 10 बजे मेरे घर आ जा। तुझे क्या करना है वहां पर मैं बता दूंगी। काजल तैयार हो जाती है। अगले दिन वो मीनाक्षी के घर जाती है और मीनाक्षी उसे साड़ी पहनाकर तैयार करती है और पूरा प्लान समझा देती है। सिंपल सी बात है, तो वहां पर साड़ी में सिंपल सी गांव की लड़की बनकर जाएगी, क्योंकि जब मेरी और माधव की शादी हुई थी तब हम दोनों गांव में रहते थे। तो तू भी गांव जाएगी और मेरे बताए पते पर उस माधव से मीनाक्षी बनकर मिलेगी। वो तुझे देखकर ही रिजेक्ट कर देगा और मैं फ्री हो जाऊंगी। ठीक है ठीक है, 12th में पास करने का भुगतान आज तक कर रही हूँ मैं, लेकिन ये लास्ट होगा, ठीक है? ऐसा ही होता है। काजल साड़ी पहनकर बड़ा सा पल्लो करके माधव से मिलने के लिए चली जाती है। माधव भी जो शहर में रहता था वो अपने परिवार के साथ 1-2 दिन के लिए गांव आया हुआ था। काजल घूंघट करके उनके ही घर में आ जाती है। माधव दोस्तों से मिलकर घर आता है तो काजल घूंघट में उसके लिए चाय लेकर आती है। देख रहा है माधव, कितने संस्कारी लड़के से हमने तेरी शादी की है। तूने घर में पैर नहीं रखा और ये तेरे लिए चाय भी लेकर आ गई। बस ऐसी ही तो पत्नी चाहिए पति को, जो एक आवाज पर चाय नाश्ता पकड़ा दिया करे। और क्या चाहिए? माधव, चाय पीकर देख, बहू बहुत अच्छी चाय बनाती है। माँ मेरे लिए चाय लेकर तो आई है, लेकिन मैं सिर्फ ब्लैक कॉफी पीता हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी। काजल चाय लेकर वापस जाने लगती है, लेकिन कमला ने कहा, अच्छा अभी तुझे चाय नहीं पीनी, ब्लैक कॉफी चाहिए। वैसे तो एक दिन की 5-5 कप चाय पी लेता है और फिर जब गैस होते तो अपनी माँ से सौंफ वाला पानी मांगता है। चुपचाप पी ले। माधव चाय पी लेता है। काजल बर्तन लेकर रसोई में जाती है और बर्तन पटकते हुए कहती है, कितनी चालबाज है ये मीनाक्षी, मुझे मिलने के लिए भेजा था, ये नहीं बोला था कि यहाँ घूंघट करके 1-2 दिन मुझे इस घर में ही रहना पड़ेगा, और ऊपर से मोबाइल बंद करके बैठी है। अब यहाँ से चली गई तो हल्ला होगा, फिर रमेश अंकल की बेटी भाग गई और बेकार में अंकल जी की बदनामी होगी। काजल बेचारी ऐसी 1-2 दिन बहू की तरफ पूरे घर का काम करती है और माधव के नखरे झेलती है। ना ही माधव को काजल पसंद थी और ना ही काजल को माधव पसंद था। 1-2 दिन बाद माधव वापस अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है। वहीं काजल भी मीनाक्षी का प्लान पूरा कर देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन तेज बारिश में माधव गाड़ी के अंदर ट्रैफिक में फंसा हुआ था। अरे यार, ये न जाने किसने गाड़ी टेढ़ी खड़ी कर दी है, पूरा ट्रैफिक हो गया। जरूर कोई लड़की गाड़ी चला रही होगी। माधव उतरकर नीचे जाकर देखता है तो वो मीनाक्षी की गाड़ी थी जो कि खराब हो गई थी। माधव उससे लड़ाई करने जाता है, लेकिन मीनाक्षी की आंखों में देखकर खुश आ जाता है और मन में कहता है, कितनी सुंदर है, ऐसा लग रहा है किसी बॉलीवुड की मूवी का सीन चल रहा है। बस पीछे से कोई बैकग्राउंड गाना चल जाए तो मजा आ जाए। माधव ने ये बोला ही था कि तभी किसी ने गाड़ी के अंदर से सच में गाना बजा दिया। वहीं मीनाक्षी माधव को देखकर कहती है, अब सॉरी, आप सबको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसके इंजन में कोई डिफॉल्ट है। अरे कोई बात नहीं, हमारी कौन सी ट्रेन छूट रही है, रुकिए मैं देखता हूँ, शायद मैं ठीक कर दूं। अब माधव गाड़ी को तुरंत ही ठीक कर देता है। मीनाक्षी मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। माधव उसी दिन पहली नजर में मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठता है। मीनाक्षी भी माधव को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन मीनाक्षी काजल से मिलती है। यार, तू उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाती? तू उससे एक बार मिली और अपना दिल दे बैठी, और जिससे तेरी बचपन में शादी हुई है वो तुझे पसंद नहीं है, वो भी बहुत स्मार्ट है। अरे नहीं यार, मुझे तो वो गाड़ी वाला लड़का ही चाहिए। ऐसा लगा जैसे भगवान ने उस दिन बारिश और मेरी गाड़ी खराब उसी की वजह से की थी।
वहीं दूसरी तरफ माधव के घर वालों ने भी उसका हाल बुरा किया हुआ था। माँ शादी हुई है तो क्या हुआ, कानूनी तरीके से डिवोर्स ले लेते हैं। हम तो तब छोटे ही थे ना। मैं उसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। पागल हो गया है क्या? शादीशुदा लड़के के लिए ये सब कुछ सोचना भी पाप है। कमला ने माधव और रमेश ने मीनाक्षी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीनाक्षी और माधव के दिल के तार तो टन 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 जुड़ चुके थे। अब दोनों ही अक्सर कभी कॉफी पीने, कभी किसी बहाने से मिला करते। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक दिन माधव और मीनाक्षी कैफे में बैठे हुए थे। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक चीज पक्का है कि मेरे पेरेंट्स कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। मेरे पापा भी कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम मंदिर में शादी कर लें? मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर मंदिर में भगवान के आगे उन्हें साक्षी मानकर मैं तुमसे शादी करूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होता है। मीनाक्षी और माधव एक दूसरे के प्यार में डूबकर मंदिर में 7 फेरे ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी घर से निकलते हुए अपने पिताजी के लिए एक चिट्ठी लिखकर आई थी। रमेश ने वो चिट्ठी पढ़ी। माफ करना पिताजी, मैं आपकी परवरिश का फल आपको नहीं दे पाई। मैं उस लड़की के साथ नहीं रह सकती जिसे मैं जानती भी नहीं। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ जीवन गुजारने के लिए जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। रमेश ने जैसे ही ये चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने पहले ही अपनी बेटी की जिद और प्यार को समझ लिया होता तो आज मेरी इतनी बदनामी नहीं होती। अब मुझे खुद ही उसके ससुराल जाकर उन लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। वहीं दूसरी तरफ माधव और मीनाक्षी की शादी होने के बाद दोनों माधव के घर जाते हैं। कमला और कृपाल उन दोनों को साथ में देखकर हैरान हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है माधव? हमने तुझे पहले ही बता दिया था तेरी शादी बचपन में हो गई थी और तूने फिर भी इस लड़के से शादी कर ली। मैं इससे प्यार करता हूँ पिताजी और इसी के साथ रहना चाहता हूँ। मीनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है, आपको पसंद आएगी। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और उन वादों का क्या होगा जो तेरे पिताजी ने बहू के पिताजी से किए थे? तूने तो अपने पिता की नाक मिट्टी में मिला दी। वहीं दूसरी तरफ रमेश, जो माधव के परिवार वालों को सच्चाई बताकर उनसे माफी मांगने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में काजल मिलती है और वो काजल से कहता है, बेटा तू कहीं जा रही है? अब तूने मीनाक्षी को देखा क्या? वो तो सुबह से मेरा फोन भी नहीं उठा रही। क्या हुआ होगा? सब कुछ ठीक तो होगा? रमेश काजल को सब कुछ बता देता है और ये सब सुनने के बाद काजल कहती है, माफ कर दीजिए अंकल जी, दरअसल इन सब चीजों में गलती मेरी थी। दरअसल बात यह है कि जब आपने उसे अपने ससुराल में कुछ दिन रुकने भेजा था तो वो नहीं गई थी, बल्कि मैं गई थी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ और मीनाक्षी के ससुराल वालों से मैं भी आपके साथ माफी मांगूंगी इतनी बड़ी गलती करने के लिए। रमेश काजल के साथ मीनाक्षी के ससुराल जाता है, लेकिन काजल ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहां पर माधव एक लड़की के साथ दुल्हन के जोड़े में खड़ा हुआ था। माधव, तुम यहाँ दुल्हे के जोड़े में खड़े हो, इसका मतलब तुमने किसी और से शादी कर ली? दुल्हन ने जैसे ही काजल को देखा उसने तुरंत ही अपना घूंघट हटा दिया। काजल, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मीनाक्षी, तू मेरी छोड़, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कह रही थी तुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना। बेटा मीनाक्षी, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू तो कह रही थी तू अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही है। हाँ पापा, यही तो है माधव जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों यहीं मिले थे और हम एक दूसरे से प्यार हो गया। काजल ये सुनकर हंस पड़ती है। अरे पागल, यही तो है वो लड़का जिससे बचपन में तेरी शादी हुई थी। लेकिन बहू, तू इसे पहचान क्यों नहीं पा रही? तू तो यहाँ पर कुछ दिन रुक कर गई थी, तब तो इसे जानती थी। मीनाक्षी सब लोगों को सच बताना सही समझती है और कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मैं घबरा रही थी कि मैं यहाँ पर कुछ दिन कैसे रहूंगी, इसलिए मैंने अपनी जगह अपनी सहेली काजल को यहाँ पर कुछ दिन रहने के लिए भेज दिया था। हे भगवान, इसका मतलब तुम दोनों का संजोग पहले से लिखा हुआ था और तुम दोनों बेकार में इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। देखा, किस्मत में तुम्हें एक दूसरे का बना ही दिया। माफ करना मीनाक्षी, शहर में तुमसे पहले ही मिल लिया होता तो शायद पहले ही शादी कर लेता, लेकिन अच्छा है, कम से कम हमें कुछ पल एक दूसरे के साथ लवर की तरह बिताने का समय तो मिला। मैं भी तो तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये जो भी हुआ उस सब के लिए हमें बड़ों से माफी मांगनी चाहिए। हम बच्चे को नादान समझकर माफ कर दीजिए। बेटा, भगवान ने और तूने मेरी इज्जत रख ली, वरना एक बाप की पगड़ी आज झुक जाती।
मैं तो यहाँ लोगों से माफी मांगने आया था कि मेरी बेटी अपने प्रेमी के साथ चली गई है, लेकिन बाद में पता चला कि किस्मत ने मेरी बेटी का प्रेमी मेरे दामाद को ही बनाया था। अरे रमेश, बेकार में क्यों चिंता करते हो? जब भगवान किसी की जोड़ी बनाकर भेजता है तो उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इन दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई हुई थी और देखो दोनों एक हो गए। अभी क्या भी तुम दोनों इस घर की दहलीज से बाहर निकलो, अभी क्या भी। क्या हो गया माँ? क्या आपने हमें माफ नहीं किया? माफ कर दिया है, लेकिन मेरी बहू इतने सालों के बाद मेरे घर में बहू के रूप में प्रवेश कर रही है, तो मैं बिना आरती उतारे उसकी इस घर में अंदर एंट्री होने नहीं दे सकती। कमला की बात सुनकर पूरा परिवार हंस पड़ता है और उसके बाद खुशी खुशी मीनाक्षी और माधव की आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करवाया जाता है। अब मीनाक्षी और माधव की लव स्टोरी पूरी होती है। रेणुका किचन में हेडफोन लगाकर अपनी ही धुन में मग्न होकर नाचते हुए काम कर रही थी। आज तो पकौड़ों का मौसम है, बस थोड़े कड़क बन जाए तो मजा आ जाए। और यो रेणुका, ये क्या किचन में डिस्को खोल रखा है? जरा बाहर झाँक कर देख, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। हाँ मम्मी जी, मौसम तो एकदम फर्स्ट क्लास है। मौसम तो अच्छा है पर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक काम कर, थोड़े गर्मा गर्म पकोड़े और एक नींबू वाली चाय बना दे मेरे लिए। ठीक है मम्मी जी, अभी चुटकी बजाते ही बनाती हूँ। और सुन, ये नाचना गाना बंद कर और देख गैस पर दूध चढ़ा रखा है, ध्यान रख कहीं उबल ना जाए। हाँ हाँ माँ जी, आप फिक्र मत करो, मेरी आंखें दूध पर ही हैं। आप जाकर आराम से बैठो। रेणुका सास के लिए नींबू की चाय बनाने जा ही रही होती है और वो नाचते नाचते अपनी धुन में मग्न रहती है। आज तो चाय ऐसी बनाऊंगी कि मम्मी जी बस पीती रह जाएगी। रेणुका झूमते हुए नींबू निचोड़ ही रही थी कि तभी उसके हाथ से चिकना नींबू का छिलका फिसल कर सीधा उबलते हुए दूध के पतीले में जा गिरा। हाय राम, ये क्या हो गया? ये छिलका तो सीधा दूध के अंदर ही चला गया। तभी रेणुका की सास किचन में आती है। रेणुका, चाय बनी या नहीं? ये क्या हुआ? दूध अलग और पानी अलग क्यों हो रहा है पतीले में? मम्मी जी, वो लगता है दूध ही खराब था। क्या मतलब? दूध खराब था? रामू आज दूध को ऐसा ही देकर गया क्या, फटा हुआ? नहीं मम्मी जी, वो रामू की गलती नहीं है। असल में मुझसे गलती से नींबू का छिलका दूध में गिर गया। हो गया सत्यानाश, कर दिया तूने 3 किलो का बेड़ा गर्क। तुझे कोई काम ढंग से आता है या नहीं? मम्मी जी, वो बस ध्यान भटक गया और हाथ से छिलका फिसल गया। बता, कोई भी काम तुझसे सलीके से नहीं होता। तू जिस भी काम में हाथ लगाती है सब ऐसा ही गुड़ गोबर कर देती है। मम्मी जी, पनीर ही तो बना है, शाम को इसकी सब्जी बना लेंगे ना। तू चुप रह, शाम की सब्जी की पड़ी है तुझे। यहाँ चाय का सत्यानाश हो गया और 3 किलो दूध पानी की तरह बह गया। तुझे रत्ती भर भी अक्ल नहीं है। सास ने अपना सिर पकड़ लिया और शर्मिला को फोन मिलाकर रेणुका की शिकायत शुरू कर दी। हेलो शर्मिला जी, जरा अपनी लाडली ननद की हरकतें सुन लो, इसने तो मेरा जीना दूभर कर रखा है। अरे मम्मी जी, अब क्या हो गया? रेणुका ने फिर से कुछ कर दिया है क्या? अरे पूछो मत, मौसम अच्छा था, मैंने बोला पकोड़े और चाय बना दे, तो ये महारानी किचन में डिस्को कर रही थी। हाय राम, फिर क्या हुआ मम्मी जी? हुआ क्या, नाचते नाचते नींबू का छिलका सीधा दूध के पतीले में डाल दिया। पूरा 3 किलो दूध फाड़ कर रख दिया इस लड़की ने। मम्मी जी, वो तो बड़ी भोली है। भोली नहीं है तो पूरी बावली है। इसे एक चाय बनानी नहीं आती, हर चीज में रायता फैलाती है। पता नहीं आपने इसे क्या सिखाया। मम्मी जी, मैं तो अपने घर में सब सलीके से करती हूँ, पर रेणुका का तो भगवान ही मालिक है, वो तो मेरे पास रहकर भी कुछ नहीं सीखी। वही तो रोना है, मेरा राशन और मेरा सिर दोनों इसकी वजह से खत्म हो रहे हैं। इसे कोई अक्ल की घुट्टी पिलाओ वरना मेरा घर नीलाम हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह घर में कोहराम मचा था। आकाश को एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना था। वो अपनी अलमारी में पागलों की तरह अपनी सफेद शर्ट ढूंढ रहा था। रेणुका, अरे ओ रेणुका, मेरी वो सफेद शर्ट कहाँ है जो कल धोने के लिए दी थी? अरे आकाश, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वो सूख गई है, बस अभी लाती हूँ। रेणुका कमरे में जाती है और हाथ में एक ऐसी शर्ट लेकर आती है जो सफेद कम और गंदी नीली ज्यादा लग रही थी। शर्ट पर जगह जगह नीले धब्बे पड़े थे। ये क्या है रेणुका, ये मेरी शर्ट को क्या हो गया? इस पर ये नीले दाग कैसे आ गए हैं? ये नीला कैसे हो गया? ओ, लगता है वो आपकी नई डार्क ब्लू जीन्स थी ना, उसी के साथ ये मशीन में घूम गई होगी। मुझे लगा था कि नई जीन्स है तो शायद रंग नहीं छोड़ेगी। तुम पागल हो गया? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि सफेद शर्ट को रंगीन कपड़ों के साथ नहीं धोते? मेरी सबसे महंगी और पसंदीदा टी शर्ट आज की मीटिंग के लिए मैंने बचा कर रखी थी, तुमने इसका कबाड़ा कर दिया। अरे तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती से हो गया है ना,
मैं अभी इसे दोबारा साबुन से रगड़ कर धो देती हूँ, शायद निकल जाए। रहने दे रेणुका, अब इसे गंगा जी में भी धो लेगी तो भी ये सफेद नहीं होने वाली। देख लिया आकाश, मैं कहती थी ना कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। मम्मी अब मैं क्या पहन कर जाऊंगा, पूरा दिन खराब कर दिया है इसने। बेटा इसकी मति तो ऐसी ही है, कोई भी काम इसे ढंग से नहीं आता है। कल दूध फाड़ दिया, आज तेरी 3,500 की शर्ट मिट्टी में मिला दी। ये जिस चीज को हाथ लगाती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। पता नहीं कौन से लक्षण सीख कर आई है अपने मायके से। मम्मी जी अब बात बात पर मायके को क्यों बीच में ला रही हो, कपड़े ही तो है। चुप कर, मुंह मत चला, एक सलीका नहीं है तुझमें और ऊपर से जुबान लड़ाती है। आकाश तू जा बेटा, कोई दूसरी शर्ट पहन ले, इसके भरोसे रहा तो तू दफ्तर में भी नहीं पहुंच पाएगा। कुछ दिन बाद रेणुका कमरे में बैठकर मोबाइल पर गाने सुनते हुए सास की कीमती साड़ी प्रेस कर रही थी। अरे ओ रेणुका, कहाँ मर गई? जरा मेरी वो सिल्क साड़ी वाली प्रेस कर दे, मुझे शाम को सत्संग में जाना है। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट दीजिए। देख लेना, बहुत कीमती साड़ी है, कहीं अपनी धुन में उसका भी कचरा बना मत देना। अरे मामी जी आप भी ना, अब क्या मैं साड़ी प्रेस करना ही नहीं जानती? आप बस सत्संग की तैयारी करो, साड़ी एकदम कड़क निकलेगी। रेणुका साड़ी प्रेस कर रही थी लेकिन उसका सारा ध्यान मोबाइल की वीडियो पर था। ये रील कितनी मस्त है, मैं आज भी ऐसे ही साड़ी पहनकर वीडियो बनाना चाहती हूँ। रेणुका अपनी ही धुन में मग्न रहती है और साड़ी पर गर्मा गर्म प्रेस रख कर वीडियो देखने में खो जाती है। तभी उसे जलने की महक आती है। हाय, ये क्या हुआ? साड़ी के बीच में तो बड़ा सा काला छेद हो गया। मम्मी जी तो आज मेरा सत्संग बना देगी। तभी रेणुका की सास बाहर से चिल्लाती है, रेणुका साड़ी हो गई क्या? बड़ी जलने की बू आ रही है, तूने कुछ जलाया तो नहीं? नहीं मम्मी जी, वो तो पड़ोसियों के यहाँ कुछ जल रहा होगा, मैं तो बस वही देख रही हूँ। अरे मेरी साड़ी, ये क्या कर दिया तूने? पूरी साड़ी के बीच में ये प्रेस छाप दी, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? मम्मी जी वो प्रेस अचानक ज्यादा गर्म हो गई थी, मेरी क्या गलती है इसमें? तेरी गलती नहीं है तो क्या मेरी है? 5,000 की साड़ी थी, एक बार भी नहीं पहनी थी और तूने उसको जला दिया। मम्मी जी छेद पर कोई पैच लगवा देंगे या रफू करवा देंगे, आजकल तो ये फैशन में है। फैशन की बच्ची, तू मेरा घर उजाड़ कर ही मानेगी, निकल यहाँ से, तुझे कोई काम नहीं आता। कुछ दिनों बाद रेणुका, वो जो कल पकोड़े तले थे उसका बचा हुआ तेल कहाँ रखा है तूने? मम्मी जी वो तेल मैंने संभाल कर नए रिफाइंड ऑयल के डब्बे में डाल दिया है ताकि ढूंढना ना पड़े। क्या कहा तूने? जला हुआ काला तेल नए वाले तेल में मिला दिया? तेरी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है? अरे मम्मी जी तेल ही तो है, आखिर सब्जी में तो जाना है, आखिर इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात नहीं है, दोनों तेल अलग अलग रखे जाते हैं, तूने नए तेल का भी बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे रत्ती भर भी अकल नहीं है। मम्मी जी मैं तो बस आपका काम आसान कर रही थी ताकि डिब्बे धोने की मेहनत से बच जाए। तू मेरा काम आसान नहीं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है। तू जिस चीज को हाथ लगाती है उसे मिट्टी कर देती है। मम्मी जी अब इतना भी गुस्सा मत करो, अगली बार मैं तेल को अलग कर दूंगी। उस दिन तूने दूध फाड़ा, फिर मेरी इतनी कीमती साड़ी जलाई और अब तेल का सत्यानाश कर दिया। तू किस मिट्टी की बनी है जो काम करती है सब उल्टा? मम्मी जी भाभी तो कहती थी कि मैं बहुत समझदार हूँ, पता नहीं यहाँ आकर मुझे क्या हो जाता है। तेरी भाभी ने तुझे समझदार नहीं बल्कि पक्की बावली बनाया है। जा यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सास ने फिर से सिर पकड़ लिया और शर्मिला को फोन लगाकर रेणुका की नई हरकतों का कच्चा चिट्टा खोल दिया है। हेलो शर्मिला जी, सुन रही हो ना आप? आपकी इस ननद ने जो आज हद ही पार कर दी है। अरे मम्मी जी अब क्या हो गया? उस दिन तो पूरा दिन की बात थी, अब क्या कर दिया रेणुका ने? अरे बच्ची है, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिए, आखिर माँ है उसकी, आप सास थोड़ी है। मैं तो उसे जितना सिखा सकती थी उतना सिखा कर भेजा है, अब उसमें कितना सीखा और कितना गंवाया है कुछ नहीं कह सकते थे। अरे क्या लखन दिए है इसे, आज क्या नहीं किया। पहले मेरी 5,000 वाली साड़ी रेशम की जो प्रेस का निशान बना दिया और ऊपर से कहती है कि ये फैशन है, रफू करवा दूंगी, बेजवक लगेगा। हाय राम, साड़ी जला दी। मम्मी जी वो तो भली भोली है, उसे प्रेस का अंदाजा नहीं रहा होगा। मासूमियत गई तेल लेने और तेल से याद आया उसने जला हुआ काला
तेल लिए जाकर नए रिफाइंड के डिब्बे में मिला दिया है। मम्मी जी वो तो बचत कर रही होगी, उसे लगा होगा कि सब तेल में एक जैसा होता है। हंसिए मत शर्मिला जी, मेरा पूरा राशन और मेरी कीमती चीजें ये लड़की मिट्टी कर रही है। आपने इसे कुछ सिखाया भी या नहीं, सिर्फ मोबाइल चलाना सिखाया है। मम्मी जी मैं तो सुई भी सलीके से रखती हूँ, पर रेणुका तो मेरे पास रहकर भी कुछ नहीं सीखी। मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि ये ऐसी क्यों है। वही तो रोना है, मेरा घर कबाड़ खाना बनता जा रहा है। इसे सलीका तो छूकर भी नहीं निकला है, हर चीज में गड़बड़ करती रहती है। मम्मी जी आप एक काम करो, इसे मेरे पास थोड़े दिन के लिए भेज दो, मैं इसे सलीके की पूरी क्लास दे दूंगी। नहीं, मैं खुद इसे लेकर आपके घर आ जाऊंगी, देख भी लूं कि आपकी वो सलीके वाली क्लास आखिर कैसी है, क्योंकि इसका असर तो रेणुका पर बिल्कुल नहीं दिख रहा। हाँ हाँ मम्मी जी, अरे मेरा सौभाग्य जो आपकी सेवा करने का मौका मिला। आप आई हैं, आपका ही घर है, मैं तो इसे 2 दिन में चुस्त दुरुस्त कर दूंगी। ठीक है, कल ही हम आ रहे हैं। अब अगर ये वहां जाकर कुछ नहीं सीखी तो मैं इसे वापस नहीं लाऊंगी। आप फ़िक्र मत कीजिए मम्मी जी, यहाँ आकर तो एकदम वो सुधर जाएगी। मैं इसे अपनी जैसी परफेक्ट बना दूँगी। बस यही चाहती हूँ कि आप इसे अपनी जैसी समझदार बना लीजिए, जिससे मेरा घर स्वर्ग बन जाए। ये आए दिन नुकसान करती रहती है। दिखावे का महल और सास की उम्मीदें। शर्मिला का घर बाहर से किसी कोठी जैसा चमक रहा था। सास और रेणुका जैसे ही ऑटो से उतरे, शर्मिला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने चमकती हुई सिल्क की साड़ी पहनी थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो दुनिया की सबसे सुशील बहू हो। अरे आइए आइए मम्मी जी, आपके चरण पड़े, मेरा घर तो तीर्थ बन गया। रेणुका ला बैग मुझे दे दे, तू तो वैसे ही थक गई होगी, ऊपर से तुझे वजन उठाने की आदत नहीं है। रहने तो शर्मिला, इसका वजन तो अब मैं ही ढो रही हूँ, देख लो इसे। अगर ये तेरे से रत्ती भर भी सलीका सीख जाए तो मेरा तो बुढ़ापा सुधर जाए। हाँ हाँ, यहाँ भी शुरू हो गई। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, रेणुका तो अभी नादान है, आप सोफे पर बैठिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से नींबू पानी बना देती हूँ। मैंने इसे सुबह से भिगो कर रखा था। सास कैफे पर बैठकर घर की सजावट देख रही थी। कोनों में रखे फूलदान और साफ सफाई पर्दे देखकर वो मन ही मन रेणुका को कोस रही थी। पर उन्हें क्या पता था कि पर्दे के पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। शर्मिला रसोई से चांदी की ट्रे में नींबू पानी के 2 गिलास लेकर आई। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई मॉडल रैंप वॉक कर रही हो। ये लीजिए मम्मी जी, एकदम ताजा और ठंडा है। सास ने बड़े चाव से ग्लास उठाया। उन्हें प्यास भी लगी थी और शर्मिला के हाथ के स्वाद का इंतजार भी था। जैसे ही उन्होंने एक बड़ा सा घूंट भरा, उनका मुंह कड़वा हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो अरे शर्मिला, ये क्या पिला दिया? इसमें चीनी की जगह नमक का कट्टा खाली कर दिया है क्या? और ये अजीब सी महक कैसी है? हैं? नमक? ओह मम्मी जी, वो चीनी और नमक के डिब्बे एक जैसे थे ना, और वो महक शायद वो नींबू थोड़े पुराने हो गए होंगे। मम्मी जी, ये तो नमकीन शरबत का फैशन बन गया है। राम राम रेणुका, कम से कम चाय में चीनी तो सही डालती। इसको क्या नींबू पानी भी बनाना नहीं आता। सड़े हुए नींबू को महका आ रही थी। नींबू पानी वाले हादसे के पास सास को लगा कि शायद शर्मिला थक गई होगी। वो अपनी साड़ी बदलने के लिए शर्मिला के कमरे में जाती है ताकि कोई दूसरी साड़ी चेंज कर सके। शर्मिला बहू, जरा अपनी अलमारी खोलना। अरे नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए, मैं निकाल कर लाती हूँ, आप बाहर बैठिए ना। शर्मिला के मना करने से पहले ही सास ने कबर्ड का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर ठूस ठूस कर भरे हुए कपड़े, अनगिनत कपड़ों का ढेर सीधा सास के ऊपर जा गिरा। साड़ियाँ, चद्दरें और गद्दे, मोजे एक साथ सब मिक्स थे। एक भी कपड़ा ढंग से तय किया हुआ नहीं था। ओ तेरी, ये क्या है शर्मिला? ये कबर्ड है या कूड़ेदान? एक भी कपड़ा सलीके से नहीं रखा। अब सब बस ऐसे ही ठूस रहे रखे रहना। मम्मी जी वो क्या है ना, मुझे घर की सफाई में फुर्सत ही नहीं मिलती। बाहर की चमक धमक बनाए हुए में इतना समय निकल जाता है कि इन छोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं जाता। छोटी चीजें? रेणुका कम से कम कपड़े तो तय करके रखती है, यहाँ तो साड़ी ढूंढने जाओ तो पूरा पहाड़ खोदना पड़े। शर्मिला की बातों से सास का मन खट्टा हो गया था। उन्हें भूख लगी थी और उन्होंने सोचा कि शायद शर्मिला उनकी मदद कर दे। पर जैसे ही वो रसोई में पहुंची, नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। बाहर से चमकने वाली रसोई के ऊपरी डिब्बे को कोने की गंदगी से भरा हुआ था।
शर्मिला, ये मसालों के डिब्बे इतने चिपचिपे क्यों हैं? और ये ऊपर कोने में तो मकड़ियों ने पूरा जाल बुन रखा है, जाले लटक रहे हैं रसोई में। अरे मम्मी जी, वो तो एंटिक लुक देने के लिए छोड़े हैं, मेरा मतलब है कि बस कल की सफाई होने वाली है। रुक, आज तू कुछ मत कर। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और तुझे भी खिलाऊंगी। मुझे नहीं लगता कि तू इस गंदगी में कुछ खाने लायक बन पाएगी। सास जैसे ही चूल्हा जलाने के लिए अंदर घुसी, उन्होंने देखा कि सिंक के नीचे सड़न थी और बर्तनों के पीछे कॉकरोच घूम रहे थे। तभी घर की पुरानी नौकरानी बाई बर्तन धोने के लिए अंदर आती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही है? आप रसोई में? हाँ भाई, आज मैं ही खाना बनाऊंगी, पर ये रसोई का क्या हाल बना रखा है तुम्हारी बीवी ने। सारा घर कबाड़ खाना लगा रखा है, सारा घर कबाड़ खाना लग रहा है। अरे माँ जी, आप इनके पास रेणुका बीवी जी को सिखाने के लिए ले आए? आप भी कितनी भोली है। बीवी जी तो बहुत बढ़िया नाटक करती है। जब तक रेणुका बीवी जी यहाँ थी, वही पूरा घर एक पैर पर खड़ी होकर संभालती थी। एक एक डिब्बा चमकता था और कपड़े इस्त्री किए हुए मिलते थे। क्या रेणुका संभालती थी? हाँ माँ जी, उनके जाने के बाद तो उन्होंने एक दिन का भी नहीं उठाया। बस सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाती है और हुक्म देती है। भैया का बुरा हाल है, उन्हें ढंग का खाना तक नसीब नहीं होता, तो जैसे तैसे आता है बना देती है या बाहर से मंगवा लेती है। आपको पता है रेणुका बीवी, जो कुछ नहीं आता माँ जी, अब तो उन्हें सब आता है। बस आपकी परख में कमी रह गई है। बाई की बातें सुनकर सास का सिर चकरा गया। रात के खाने का समय हुआ। शर्मिला ने दावा किया कि वो शाही पनीर बनाएगी। सास डरी सहमी रसोई की दहलीज पर खड़ी होकर देख रही थी। शर्मिला ने कढ़ाई में ढेर सारा तेल डाला और फिर अपने मोबाइल पर किसी सहेली को फोन लगा दिया। हाँ बेला, मम्मी जी आइए, हाँ मैं एकदम सलीके से खाना बना रही हूँ। पनीर को तो ऐसे खास अंदाज में। अरे तभी कढ़ाई से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेल हद से ज्यादा गर्म हो गया था। शर्मिला घबराई हुई और उसने बिना सोचे समझे पास रखा बाल्टी का जग जलते हुए तेल में पलट दिया। धड़ाक, रसोई की छत काली हो गई और आग की लपटें कैबिनेट तक पहुंच गई। हाय राम, आग लग गई! रेणुका जल्दी कर कुछ। रेणुका फौरन दौड़ी। उसने गैस बंद की और पास पड़ा बोरा गीला करके कढ़ाई पर डाल दिया। रसोई की हालत ऐसी थी जैसे वहां कोई धमाका हुआ हो। शर्मिला कोने में खड़ी कांप रही थी। शर्मिला, ये क्या तमाशा है? तूने तो कहा था तू बहुत सलीकेदार है, यहाँ तो तूने पूरा घर ही राख करने की कसम खा ली है। रेणुका कम से कम दूध फाड़ती है, तो पनीर तो साथ में आता है। तूने तो पतीला ही जलाकर कोयला कर दिया। देर रात जब घर थोड़ा शांत हुआ, सास और रेणुका रसोई की सफाई कर रहे हैं। शर्मिला अपने कमरे में मुंह छिपाकर लेटी थी। सास ने देखा कि रेणुका बिना कुछ कहे चुपचाप जली हुई दीवारों को साफ कर रही थी। रेणुका, इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी, फिर से कुछ जल गया है क्या? नहीं रे, आज मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैं तो शर्मिला के इस बनावटी सलीके पर मरती थी, पर ये तो तुझसे भी ज्यादा गई गुजरी निकली। तू तो कम से कम कोशिश करती है, अपनी गलती मानती है। ये तो अपनी तारीफों के चक्कर में घर को ही शमशान बना देगी। मम्मी जी, भाभी तो कहती थी कि यहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है। परफेक्शन गया तेल लेने। अगर मैं तुझे इसके पास छोड़ दूं तो मेरा तो थोड़ा बहुत घर बचा है, ये उसे भी खंडर बना देगी। तू जैसी भी है मेरी है। मैं तुझे खुद सिखाऊंगी, डांटूंगी, पर अब किसी और के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। इससे तो मेरी बहू ही 1000 गुना सही है। अगली सुबह शर्मिला फिर से नाटक करने लगी। मम्मी जी, वो कल तो बस राहु केतु भारी थे, वरना तो। रहने दे शर्मिला, तेरे राहु केतु को शांत हो जाएंगे, पर मेरा घर शांत नहीं रहेगा। रेणुका, झोला उठा, हमें अभी निकलना है। पर मम्मी जी, नाश्ता तो कर लें। नहीं, यहाँ नाश्ता किया तो पता नहीं अस्पताल में लंच करना पड़ेगा। हम घर जाकर सुकून से सूखी रोटी खा लेंगे, चल। सास ने रेणुका का हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े ऑटो में बैठ गई। ऑटो में बैठते ही सास ने चैन की सांस ली। घर जाकर सबसे पहले तुझे वो प्रेस करना सिखाऊंगी, और हाँ, अब से किचन में हेडफोन नहीं लगेंगे। तू बस मेरे साथ रहना, हम साथ मिलकर घर संभालेंगे। इस शर्मिला के पास रहने से अच्छा है कि मैं खुद को थोड़ा और थका लूं। कम से कम घर तो सलामत रहेगा। ठीक है मम्मी, और पनीर की सब्जी मैं ही बनाऊंगी। हाँ, तू ही बनाना, कम से कम वो खाने लायक तो होगी।